फ्रेंड्स, क्रेजी फॉर आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ऑल इन वन सीरीज़ के साथ वापस आ गए हैं। ये 30 अप्रैल 2020 के, और ऑल इन वन इसलिए क्योंकि आप जहाँ जहाँ सोर्सेज से पढ़ते हैं वहाँ के सारे करंट अफेयर्स, प्लस जहाँ से आप नहीं पढ़ पाते और वहाँ से पढ़ने की चाह रखते हैं वो सारे करंट अफेयर्स भी आपको एक यही प्लेटफॉर्म पे दिए जाएंगे कंपाइल करके। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स से, आई मीन 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स से। तो पहली जो न्यूज़ है वो है ओपन बजट सर्वे के बारे में। इसमें इंडिया की रैंकिंग 53rd आई है बजट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में, और इसे कंडक्ट किया है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ने। और जो सर्वे है वो हर कंट्री को इवैल्यूएट करता है बेस्ड ऑन इस चीज़ के ऊपर, बेस्ड कि कितनी इन्फॉर्मेशन वो अपने पब्लिक से टाइमली मैनर में शेयर कर रहे हैं और पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें टॉप किसने किया है? न्यूजीलैंड ने किया है। इंडिया को अच्छे स्कोर मिले हैं उसकी टाइमली पब्लिशिंग के लिए और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। लेकिन इसमें इंडिया को कम मिला है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने प्री बजट स्टेटमेंट नहीं दिया था और मिड ईयर रिव्यू नहीं दिया था 2018-19 में। इसके अलावा इस सर्वे ने गवर्नमेंट फाइनेंसेस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का सजेशन दिया है, और ये भी कि जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं उनका जुडिशियसली यूज़ किया जाए और एक इंटीग्रेटेड एक्सपेंडिचर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाया जाए जो कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अवेलेबल हो। ओके, now second news is that USA has placed India on the priority watch list due to lack of measurable improvements in intellectual property framework। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क में सही इम्प्रूवमेंट्स नहीं होने की वजह से यूएसए ने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। और इसके अलावा 10 कंट्रीज़ हैं इस लिस्ट में। वो हैं चाइना, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चिली, रशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला और यूक्रेन। और रीज़न्स क्या हैं? क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ और इन्फोर्समेंट होता है उनका, उसने अमेरिकन्स के लिए मार्केट एक्सेस को डिटेरियोरेट कर दिया इन कंट्रीज़ में। ठीक है, तो सही एक्सेस नहीं मिल पा रहे अमेरिकन्स को। और आईपी चैलेंजेस जो मतलब इंडिया में खासकर यूएस को फेस करने पड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो यूएस बिजनेसमैन है वो सही से मतलब अपने पेटेंट्स वगैरह को मेंटेन नहीं कर पा रहे, इन्फोर्स नहीं करवा पा रहे हैं। और ये खासकर उनको कौन से एरियाज़ में दिक्कत जा रही है? एक तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में और दूसरा एग्रीकल्चरल केमिकल प्रोडक्ट्स में। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? ये होता है क्रिएशन ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल्स, नेम्स और इमेजेस। और जो चार मेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो हैं इन्वेंशंस, जोग्राफिक इंडिकेशंस, जीआई और ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ठीक है, अब हेजबोला जो है उसको जर्मनी ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई किया है। हेजबोला के बारे में देख लेते हैं। ये एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जो कि लेबनान में बेस्ड है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को ईरानियन एफर्ट से बनाया गया था 1980s में टू एग्रीगेट लेबनी शिया ग्रुप्स। और इस टाइम पे जो ईरान इजराइल के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसमें हेजबोला जो है वो ईरान के प्रॉक्सी की तरह, यानी उसका एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव की तरह यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, तो 1982 में क्या हुआ था कि इजराइल ने ना लेबनान को इन्वेड करके एक स्ट्रिप जो है साउथ लेबनान की उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। ओके, इजराइल इन्वेडेड लेबनान इन 1982 और साउथ लेबनान की स्ट्रिप को ऑक्यूपाई कर लिया था। और उसके बाद में जो उस रीजन के मुस्लिम क्लरिक्स थे उन लोग ने मिलके हेजबोला बनाया था, और उसको फंडिंग किससे मिल रही थी? ईरान से मिल रही थी, ताकि इजरायली ऑक्यूपेशन को हरेस किया जा सके। ओके, और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है ईरान का टू डिसॉल्व द जूइश स्टेट इजराइल। और ये कब से चालू हुआ है? जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में, तो ईरान ने जो हॉस्टिलिटी दिखाई थी इजराइल की तरफ, तब से ये पूरा चीज़ मतलब ये जो टसल है ईरान और इजराइल के बीच में तब से चालू हुई है। ठीक है, नाउ पोटेंशियल मिलिट्री सुपर पावर, इसकी केवल आपको डेफिनेशन बता रहे हैं कि स्टेट दैट इज स्पेक्यूलेटेड टू हैव गेन कंप्लीट पोटेंशियल टू बिकम अ सुपर पावर। ऐसे स्टेट ने जिसने सारा पोटेंशियल गेन कर लिया एक सुपर पावर होने का, उसको पोटेंशियल मिलिट्री सुपर पावर कहते हैं। और आज की डेट में ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं? उसमें इंडिया है, चाइना, ब्राज़ील, यूएसए, रशिया और यूरोपियन यूनियन। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अतुल्य। तो ये एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइज़र है जो कि कोविड-19 को डिसइंटीग्रेट करने के लिए बनाया है, और ये किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि डीआरडीओ के अंडर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने डेवलप किया है। तो स्टेरिलाइज़र जो है वो डिफरेंशियल हीटिंग का यूज़ करेगा टू डिसइंटीग्रेट द वायरस। तो डिफरेंशियल हीटिंग जो है वो एक प्रोसेस होता है जो कि दो अलग अलग टेम्परेचर्स क्रिएट करता है, तो इससे कोविड जो वायरस है उसको डिसइंटीग्रेट किया जाएगा। स्टरलाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ लाइफ होते हैं, खासकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगाई, वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लाज्मोडियम, उनको एलिमिनेट किया जाता है, किल किया जाता है, रिमूव या डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट जीआई टैग अभी दिया गया है टू मणिपुर ब्लैक राइस, जिसको चखाओ कहते हैं, गोरखपुर टेराकोटा और कोविलपट्टी कड्डलाई मिठाई को। ठीक है, तो अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो सॉरी फॉर दैट। एंड ब्लैक राइस जो है वो इट हैज़ अ हायर वेट, और ये ब्लैक इन कलर होता है मेनली ड्यू टू एंथोसियानिन एजेंट। ठीक है, तो एंथोसियानिन एक एजेंट होता है जिसकी वजह से ये जो चावल होता है ये काला होता है। ये खासकर वहाँ पे पॉरेज वगैरह और जो राइस केक्स होते हैं और चाइनीज़ जो इस तरीके से राइस के स्वीट आइटम्स होते हैं उसमें खासकर यूज़ किया जाता है। फाइन, नाउ कड्डलाई मिठाई जो है ये एक पीनट कैंडी है जो कि सदर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में बनाई जाती है। तो इससे ये भी याद रखना कि कोविलपट्टी जो है ये आपका तमिलनाडु का है। ओके, एंड ये जो कैंडी है ये ग्राउंडनट और जैगरी से मिलके बनाई जाती है, और इसमें जो पानी यूज़ होता है इट इज़ एक्सक्लूसिवली यूज्ड फ्रॉम द रिवर थमीराबरानी। तो जो बनाने वाले वो मानते हैं कि इसी तभी ही मतलब ये इतनी अच्छी बन पाती है। तो ये जो रिवर है थमीराबरानी ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती है और गल्फ ऑफ मन्नार में फ़्लो करती है, और ये तमिलनाडु की एक पेरिनियल रिवर है। ओके, गोरखपुर के टेराकोटा जो है उसमें पॉटर्स जो होते हैं वो एनिमल फिगर्स बनाते हैं जैसे कि एलिफेंट्स और हॉर्सेस। तो जो हर पीस होता है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आज तक जो है इनको इसमें बहुत कम रेम्यूनरेशन मिला है, तो जीआई मिलने से इन आर्टिस्ट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, अब झारखंड में जो छाऊ डांसर्स हैं वो ट्रेडिशनल मास्क बना रहे हैं टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो अभी वो छाऊ के लिए मास्क जो बनाए जाते हैं उसकी जगह पे अब वो कोविड-19 के लिए मास्क बना रहे हैं। छाऊ डांस के बारे में देख लेते हैं। ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है ईस्टर्न इंडिया का, और इसमें क्या करते हैं जो एपिक्स हैं जैसे महाभारत, रामायण या फिर लोकल फोकलोर हो गए और एब्स्ट्रैक्ट थीम्स हो गए उनके ऊपर इनेक्ट किया जाता है। और इसमें 3 अलग अलग स्टाइल्स हैं जो कि अलग अलग रीजन से आती हैं, जैसे सरायकेला झारखंड से, पुरुलिया वेस्ट बंगाल से और मयूरभंज उड़ीसा से। ठीक है, तो जो झारखंड और वेस्ट बंगाल वाली है तो वो मास्क का यूज़ करते हैं। और इस डांस का जो ओरिजिन है इट इज़ ट्रेसेबल टू इंडिजिनस फॉर्म्स ऑफ डांस एंड मार्शल प्रैक्टिसेस, और ये इंटीमेटली कनेक्ट करता है टू रीजनल फेस्टिवल्स, खासकर चैत्र पर्व में। जो ये स्प्रिंग फेस्टिवल होता है चैत्र पर्व, उस टाइम पे ये डांस खासकर किया जाता है। और 2010 में से याद रखना छाऊ डांस जो है वो यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंस्क्राइब किया गया है। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नीट एग्ज़ाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, वो जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के द्वारा चलाए गए मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी एडमिशन के लिए मैंडेटरी रहेगा। ओके, तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इन्होंने पिटीशंस फाइल किए थे 2012 में किए थे इन्होंने, और ये थे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का और दूसरे और भी कई कॉलेजेस थे, और इन्होंने ये कहा था कि आप नीट को इम्पोज करके हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं रिलीजियस फ्रीडम का और रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का, अपने इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करने का, आप उनको वायलेट कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि जो राइट्स आपको आर्टिकल 30 में मिले हुए हैं दे आर नॉट वायलेटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ नीट। ठीक है, और नीट अभी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसलिए ज़रूरी है, सारे मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उससे ये मतलब टेक अवेज मेन जो निकलते हैं वो आपको बता रहे हैं। तो नीट इसलिए ज़रूरी है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्योंकि कई प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं जब मेल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है। ओके,
माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अब उनको अफिलिएशन और रिकग्निशन तो तभी मिलता है जब वो भी जो भी एक्ट और रेगुलेशंस हैं उसके अंडर, उनके अंदर जो दी हुई कंडीशंस हैं उनके साथ में कंप्लाई करें, तभी उनको अफिलिएशन भी मिलता है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, तो कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन, याद रखना कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो कि इस्टेब्लिश या मेंटेन किया जाता है बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स फ्रॉम अमंग्स द माइनॉरिटीज़, ठीक है। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या मिला है, तो आर्टिकल 30 के 1 में लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि वो अपनी चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ओके। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आया था, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 2004 में, जिसके लिए एक एक्ट भी आया था, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट। एक चीज़ इसमें याद रखना कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं वो इस एक्ट के तहत नहीं आती हैं, ओके। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इसमें नहीं आती हैं। अब जो रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खास क्या राइट मिले हुए हैं, तो आर्टिकल 31 का जो ए है उसमें माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको राइट टू एजुकेशन तो मिला ही है, और अगर उनकी प्रॉपर्टी अगर स्टेट टेक ओवर कर लेती है तो ऐसे केस में उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। अब आर्टिकल 15 जो है जो कि स्टेट को प्रोहिबिट करता है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसमें आप देखोगे कि रिजर्वेशन दिया हुआ है, जैसे विमेन को रिजर्वेशन दिया है, SC STs को OBCs को रिजर्वेशन दिया है, तो याद रखना MEI जो है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनको कंसिडर नहीं किया हुआ है, दे आर नॉट कंसिडर्ड फॉर रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15 पार्ट 5, ओके। और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें 25% को रिजर्व किया जाता है फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जबकि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और सेंट स्टीफेंस वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी केस जो हुआ था 1992 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि जो MEI है वो चाहे तो 50% सीट्स रिजर्व कर सकते हैं फॉर माइनॉरिटीज़। TMA पाई और अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स 2002 का जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट रूल दैट MEIs कैन हैव सेपरेट एडमिशन प्रोसेस। MEI का खुद का एडमिशन प्रोसेस हो सकता है जो कि फेयर, ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेसिस पे होना चाहिए, और उनका सेपरेट फ़ी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, बट दे शुड नॉट चार्ज कैपिटेशन फ़ी। तो अभी जो नीट भी है वो मेरिट बेसिस पे हो रहा है, तो इसकी वजह से उनका आर्टिकल 30 कहीं भी वायलेट नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी, ओके। नाउ APEC इकोनॉमी जो है उस वो इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 2.7% इन 2020 ड्यू टू कोविड-19। तो APEC क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में टू लेवरेज द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ एशिया पैसिफिक, ओके। और इसका एम क्या है, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर आना रीजन में, ताकि बैलेंस्ड, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इनोवेटिव और सिक्योर ग्रोथ हो, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इस रीजन का बना रहे। इसमें टोटल 21 मेंबर्स हैं, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। याद रखना कि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ APEC, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ओके। एंड बोगोर गोल्स क्या होते हैं, ये एक सेट ऑफ गोल्स हैं विच वॉज अग्रीड बाय APEC मेंबर्स इन 1994 इन बोगोर इन इंडोनेशिया, और इसका एम था फ्री एंड ओपन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो जाए ताकि एशिया पैसिफिक में बाय द ईयर 2020। अब यहाँ पे जो है आप कंट्रीज़ भी देख सकते हो कौन कौन सी आती हैं, तो ये मतलब एशियन कंट्रीज़ यहाँ पे सारी हो गई, और ये इधर से ये आप मतलब पूरी बाउंड्री दे सकते हो कि पैसिफिक की बाउंड्री पे जो कंट्रीज़ हैं वो वाली लगभग सारी हैं, रशिया, जापान, कोरिया, देन चाइना, चाइनीज़ ताइपी, हांगकांग, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रूनी, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली, पेरू, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, ओके। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो APEC की मेंबर्स हैं। लेट्स मूव अहेड। तो UN सेक्रेटेरिएट ने अभी मीटिंग होल्ड की थी जिसका अभी जिसको 6+2+1 ग्रुप कह रहे थे,
और इट वाज ऑन रीजनल एफर्ट्स टू सपोर्ट पीस इन अफ़गानिस्तान। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, तो 6 तो अफ़गानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ थी, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। 2 ग्लोबल प्लेयर्स यूएस और रशिया, और अफ़गानिस्तान खुद। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ये पहली बार नहीं है, इंडिया को पहले भी कई बार बाहर रखा जा चुका है। तो 2001 में इंडिया जो था वो इनिशियली इन टॉक्स का पार्ट नहीं था, जिसकी वजह से बॉन अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें एक इंटरिम अथॉरिटी बनाई गई थी टू गवर्न पाकिस्तान। और उसके बाद उस टाइम पे क्या हुआ था कि यूएस इन्वेजन हुआ था टू ओवरथ्रो तालिबान, ओके, उसमें भी इंडिया नहीं था। और फिर 2010 में लंदन कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इंडिया बीच में चला गया था जब ये पता चला था कि मीटिंग हैड डिसाइडेड टू ओपन टॉक्स विद तालिबान। तो तालिबान के अगेंस्ट तालिबान से टॉक्स करने की जब भी बात आई है तो इंडिया बाहर ही रहा है। तो इस बार भी एक्चुअली में वही केस है। और इसके बाद में इंडिया ने अलग से एफर्ट्स लगाए थे, जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ था, जो कि ऐसा पहला अग्रीमेंट था जो अफ़गानिस्तान ने किसी कंट्री से किया था, ओके। अब इस बार क्यों उसको बाहर रखा गया इंडिया को, तो रीज़न तो ये दिया है कि इंडिया की कोई भी बाउंड्री नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ। मतलब अगर आप वो मैप देखो जो कि पूरा वर्ल्ड जैसे यूएन वगैरह जो ड्रॉ करता है, तो उसमें हमारी बाउंड्री नहीं है, क्योंकि वो पीओके वाले पार्ट में आता है। तो अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो कायदे से हमारी बाउंड्री अफ़गानिस्तान से आती है, ओके। लेकिन इसका सही रीज़न ये है कि इंडिया को इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि इंडिया ने कभी भी अपना सपोर्ट यूएस तालिबान पीस प्रोसेस में नहीं किया है, ओके। तो न्यू दिल्ली का या इंडिया का स्टैंड क्या है विथ रिगार्ड टू अफ़गानिस्तान। तो इंडिया की पोजीशन ये है कि केवल अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड या और अफ़गान कंट्रोल प्रोसेस ही होना चाहिए, जो कि प्रिंसिपल मतलब अगर देखा जाए उसका तो वो सही है, लेकिन ये रियलिटी में नहीं हो सकता है। तो इसमें इंडिया को कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इंडिया ने क्या किया ना, पहले करज़ाई गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था और बाद में अशरफ घानी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, जो कि तालिबान से फाइट कर रहे थे। और इसके अलावा इंडिया को है ना अफ़गानीज़ के बीच में एक जनरस गुडविल भी मिला हुआ है, क्योंकि इंडिया ने कई सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वहाँ पे की हैं। तो जो 3 मेन प्रोजेक्ट्स किए हैं इंडिया ने, वो हैं अफ़गान पार्लियामेंट और ज़रांज दिलाराम हाईवे और अफ़गानिस्तान इंडिया की फ्रेंडशिप डैम यानी कि सलमा डैम। ये 3 प्रोजेक्ट्स इंडिया ने वहाँ पे लिए हैं। और इसके अलावा भी अफ़गान्स को जो है यहाँ पे इंडिया में स्टडी करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए और वर्क करने के लिए लिबरल एक्सेस दिया है इंडिया ने। और इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड असिस्टेंस ऑफ मोर देन $3 बिलियन इन प्रोजेक्ट्स। तो असिस्टेंस भी अलग से दिया है। और इसके अलावा जो ट्रेड भी है वो दोनों कंट्रीज़ का आपस में करीब $1 बिलियन का ट्रेड है। तो अब दिल्ली का जो स्टैंड था या इंडिया का जो स्टैंड था वो प्रो गवर्नमेंट ज़्यादा था। तो एक्सेसिव रिलायंस था अशरफ घनी के ऊपर, जैसे जिसकी वजह से अब 2 तरीके से बैकफायरिंग इफेक्ट आ रहा है इंडिया के ऊपर। एक तो जो उसकी रिकन्सिलिएशन प्रोसेस में जो इंडिया की आवाज़ थी, अब उसको लिमिट कर दिया है। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरे लीडर्स थे, पूरा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है अफ़गानिस्तान का या काबुल का, वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। तो इंडिया की पोजीशन दूसरे लीडर्स के केस में काफ़ी वीकेंड है। भाई आप अशरफ घनी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे कई दूसरे भी स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, जैसे कि एग्जांपल फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला, ओके। तो अब डिफ़िकल्टीज़ क्या है फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक स्पेस इन अफ़गानिस्तान। यूएस तालिबान पीस डील का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तालिबान ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अफ़गान गवर्नमेंट, इसलिए तो अफ़गान गवर्नमेंट को बाईपास करके यूएस तालिबान से पीस डील कर रही है। और ये चीज़ जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि तालिबान के क्लोज कनेक्शंस हैं विथ पाकिस्तान, ओके। और इंडिया का प्रेजेंस जो अफ़गानिस्तान में है वो ऑलरेडी थ्रेटेंड है दूसरे कई टेरर ग्रुप्स की वजह से, जैसे आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। और इस ग्रुप को भी जो है, ये इस टेरर ग्रुप को भी पाकिस्तान की बैकिंग मिली हुई है, तो ये भी हमारे फेवर में नहीं है। और इंडिया का जो रेजिस्टेंस है तालिबान से खुल के बात ना करने का, मतलब उस चीज़ को रेजिस्ट करता है इंडिया, तो उसकी वजह से उसे एक ऑकवर्ड इंटरलोक्यूटर बना दिया गया है। यानी कि मतलब वहाँ पे अगर ऐसे कोई डिस्कशंस होते हैं तो इंडिया का जो स्टैंड है वो इंडिया वहाँ पे इजीली नहीं रख सकता, ओके। तो अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस में
इस चीज़ की वजह से बहुत ही ऑकवर्ड स्टैंड आ जाता है इंडिया का। और इरोजन ऑफ इंडियाज़ गुडविल, क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी हुई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके, तो इसकी वजह से जो इंडिया ने गुडविल बनाया भी है वो भी इरोड हो रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, तो इंडिया मतलब इसमें कुछ सजेशंस थे कि जैसे इंडिया को एक स्पेशल एनवॉय को अपॉइंट करना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के इन एफर्ट से डील कर सके, और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एड और असिस्टेंस है खासकर अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम पे वो काफ़ी ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए। फिर जो घनी और अब्दुल्ला डिवाइड है इसके ऊपर उनको मतलब एफर्ट्स लगाने चाहिए कि ये ब्रिज हो जाए, ये डिवाइड जो है ये हट जाए, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया क्या कर सकता है कि अभी ईरान और यूएस भी डिवाइडेड है अफ़गानिस्तान को लेके, तो इंडिया एक मीडिएटरी पार्ट प्ले कर सकता है ईरान और यूएस के बीच में ताकि पीस बना रहे, ओके। Now doctors have picked up a slight rise in the number of children of all ages. ये एक कंडीशन है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट। तो डॉक्टर्स का कहना है कि सारी एज के जो बच्चे हैं उनमें मतलब इस चीज़ के केसेस बढ़ गए हैं, ऐसे बच्चों के जिनको इंटेंसिव केयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इस कंडीशन के अंडर। तो ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट क्या है, ये एक सिवियर इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि बॉडी को कई तरीके से अफेक्ट कर सकता है, खासकर ब्लड वेसल्स को लीकी बना सकता है, और इस कंडीशन को कावासाकी डिजीज़ कहते हैं। इसके बारे में अभी और अपन देख लेते हैं। तो ये और क्या करता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है इसमें, और लंग्स और ऑर्गन्स में फ्लूइड बिल्ड हो जाता है। तो ये बहुत सीरियस कंडीशन है, इसमें अर्जेंट इंटेंसिव केयर चाहिए होता है पेशेंट्स को अपने हार्ट, लंग्स और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो जो बच्चे हैं उनमें ओवरलैपिंग सिम्टम्स देखे गए हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के और कावासाकी डिजीज़ के, और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम और हार्ट इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम भी देखी गई है। तो अब ऐसा कोई एविडेंस तो नहीं आया है कि ये कंडीशन वायरस के चेंज होने की वजह से बनी है, लेकिन ये हो सकता है कि जो पोस्ट इन्फेक्शन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो कोरोना वायरस की वजह से ट्रिगर हुआ हो, ठीक है। और अभी क्या है, अभी कुछ ही बच्चे जो हैं इनमें से वो पॉजिटिव पाए गए थे कोविड-19 के लिए, लेकिन अभी भी ये अनक्लियर है कि जो ये इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है ये उस वायरस से रिलेटेड है या नहीं है, ओके। लेकिन सडन इंक्रीज है इसलिए इसको स्टडी करने की ज़रूरत है। अब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है, ये एक रेयर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो तब होती है जब सर्टन बैक्टीरिया दे एंटर द बॉडी एंड रिलीज हार्मफुल टॉक्सिन्स। तो अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए टाइम पे तो बहुत फेटल हो सकती है, और सिम्टम्स इसमें हाई टेम्परेचर, फ्लू जैसे सिम्टम्स, हेडेक, सोर थ्रोट, कफ, डायरिया, डिजीनेस और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, कन्फ्यूजन, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कावासाकी जो डिज़ीज़ है वो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ब्लड वेसल्स की, और ख़ासकर उन बच्चों में होती है जिनकी एज 5 साल से कम है, और ये कई बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करती है वैसे तो, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हार्ट पे होता है क्योंकि ये करोनरी आर्टरीज़ में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, और करोनरी आर्टरीज़ का क्या काम होता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करना, ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है, दिस लीड्स टू इनलार्जमेंट और इन फॉर्मेशन ऑफ अन्यूरिज्म्स, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है, ओके। और इसके दूसरे सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं फीवर और एक्सट्रीमिटीज़ में चेंजेस होना, रैशेस, रेडनेस ऑफ द कॉर्निया, रेड और क्रैक्ड लिप्स, रेड टंग, लिम्फ नोड, एनलार्जमेंट ऑफ द नेक, ओके। नाउ स्टडी ऑन चाइना डैम्स ब्रिंग्स द ब्रह्मपुत्र इनटू फोकस। तो अभी यूएस फंडेड स्टडी हुई है बाय रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म आइज ऑन अर्थ, और इसको यूएन बैक्ड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकोंग इनिशिएटिव ने पब्लिश किया है। लोअर मेकोंग इनिशिएटिव जो है वो एक मल्टी नेशनल पार्टनरशिप है, किस किस का, वैसे तो मेकोंग वाली कंट्रीज़ हैं यानी कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, लेकिन साथ में इनके यूएस भी है, ओके। अब चाइना जो है उसने पहला डैम मेकोंग रिवर पे बनाया था, अपर मेकोंग में बनाया था 1990s में, और अभी जो है वो 11 डैम ऐसे बना चुका है, और अभी भी और आगे कई सारे डैम बनाने का उनका इरादा है ताकि हाइड्रो पावर जनरेट हो सके। तो अब क्या है कि ये जो डैम है ये खूब सारा पानी अपस्ट्रीम रोक लेते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जो रिवर के नीचे वाले पार्ट में आती हैं उनको लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा सिवियर ड्राउट का सामना करना पड़ा था, ओके। और कई सारे इन डैम्स ने जो है वो रिवर का जो नेचुरल फ्लो है उसको ऑल्टर कर दिया है,
resulting in the lower Mekong recording some of its lowest river levels ever throughout most of the year। मतलब वही कि नीचे का जो मेकोंग का एरिया है वहाँ पे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा गिर गया था, और जो पानी का जो रिवर का नेचुरल फ्लो है वो भी ऑल्टर हो गया था, ठीक है। और ये जो उसका चाइना का डैम मैनेजमेंट है वो बहुत इरेटिक और डिवास्टेटिंग चेंजेस लेकर आ रहा है वाटर लेवल्स में। और अगर वो मान लो अनएक्सपेक्टेडली अगर डैम से पानी रिलीज़ कर देते हैं तो अचानक से रिवर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो ऐसे केस में जो कम्युनिटीज़ नीचे रहती हैं वो डिवास्टेट हो जाएंगी। एंड उसकी वजह से जो रिवर के इकोलॉजिकल प्रोसेसेस है, भाई रिवर में भी तो इतने प्राणी रहते हैं, इतने फ्लोरा फोना होते हैं, तो वो प्रोसेसेस भी डैमेज हो जाएंगे। ओके, अब इंडिया ने बहुत टाइम से चाइना के डैम बिल्डिंग प्रोसेस पे कंसर्न जताया हुआ है, खासकर ब्रह्मपुत्र रिवर पे। तो जो उनके डैम्स हैं वो ब्रह्मपुत्र के फ़्लो पे तो इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि जो ऊपर पानी स्टोर कर रहे हैं वो केवल पावर जनरेशन के लिए कर रहे हैं, और ब्रह्मपुत्र जो है वो पूरी तरीके से अपस्ट्रीम फ्लो पे डिपेंड भी नहीं करती है। उसका 35% बेसिन जो है वो इंडिया में है, और उस तरफ मानसून्स वगैरह अच्छे होने की वजह से वो अपस्ट्रीम पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि इंडिया की कोई भी वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट नहीं है चाइना के साथ में। तो अब आप सोचो कि जो ट्रीटीज़ हमारे साथ में ऑलरेडी उनकी साइन की हुई है वो उनके ऊपर अमल नहीं कर पाते हैं, तो ये तो हमने अभी ऐसा कोई अग्रीमेंट किया भी नहीं है, तो पता नहीं क्या ही करेगा चाइना। ओके, क्या कर सकता है मतलब। अब मेकोंग जो है वो 4350 किलोमीटर लंबी रिवर है, और ये 6 कंट्रीज से फ़्लो करती है। तो आपको इसका अभी इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि इतनी बड़ी बात क्यों है। ये चाइना से शुरू होती है, इसको यहाँ पे लंकांग रिवर कहते हैं, लैंकांग या लंकांग जो भी। तो ये चाइना से, ये देखो शुरू हो रही है चाइना में, और इसके बाद में फिर ये कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम सबसे होते हुए और म्यांमार से होते हुए, ठीक है। तो ये इन कंट्री से होते हुए फिर वियतनाम से खाली होती है, ठीक है। नीचे एकदम लास्ट में आपके वियतनाम में ये देखो यहाँ से ये खाली होती है, साउथ चाइना सी में मिल जाती है, और ये लाइफ ब्लड है, दिख ही रहा है कि मैक्सिमम कंट्रीज से जो है वो फ्लो कर रही है। तो इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, और यहाँ की करीब 200 मिलियन पॉपुलेशन के लाइवलीहुड को सपोर्ट करती है। और इस एरिया की जो मेन लाइवलीहुड है वो भी फार्मिंग और फिशिंग पे डिपेंडेंट है। ओके, अब चाइना ने जो है वो एशिया का सबसे बड़ा स्टीयरेबल टेलीस्कोप बनाया है। इसका जो एंटीना है वो 70 मीटर डायमीटर का है, और इट इज़ टू रिसीव डेटा फ्रॉम द फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन। तो आपको पता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था पिछले कुछ वीडियोस में, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लो। ये वैसे भी रिविजनल वीडियोस हैं, आप करंट अफेयर्स भले देख चुके हो, आप इनको दोबारा देख सकते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई जगहों से, कई सोर्सेज से यहाँ पे न्यूज़ को कंपाइल किया हुआ है। तो टॉकिंग अबाउट द मार्स मिशन, तो चाइना का जो मिशन है इसका नाम है तियानवेन-1, और इसकी वजह से ही इन्होंने ये टेलीस्कोप बनाया है, और ये मिशन ये इस साल ही लॉन्च करेंगे, ठीक है। और ये एक मिशन में ही जो मार्स है, रेड प्लैनेट है, चाइना कोशिश कर रहा है कि उसकी ऑर्बिटिंग, लैंडिंग और रोविंग सब कुछ इस एक मिशन में ही हो जाए, ठीक है। और इस टेलीस्कोप को बनाया किसने है? नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं, और कहाँ पे बेस्ड है? वुकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न चाइना, तियानजिन में। ओके, तो यही था 30 अप्रैल की न्यूज़ के बारे में। आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और अपने फीडबैक देते रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। एंड कीप लर्निंग, स्टे क्रेजी, दैट्स ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।